नमस्कार दोस्तों एशिया पावर इंडेक्स की रैंकिंग जारी हुई है जिसमें भारत को मेजर पावर का स्टेटस दिया गया। लेट मी टेल यू, भारत इकलौता ऐसा देश है दुनिया में जिसको मेजर पावर का स्टेटस मिला है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर यूएस और चाइना की अगर हम बात करें वो सुपर पावर की कैटेगरी में है। या आप देख सकते हो खबर, इंडिया रीचेज मेजर पावर स्टेटस ऑन एशिया पावर इंडेक्स आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि भारत तीसरे नंबर पर है पूरे दुनिया में, ये कितना महत्व रखता है, साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर का इसमें क्या रोल था, किस चीज में भारत आगे निकला है जिसकी वजह से हम मेजर पावर बन गए, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं बस 2 दिन बचे हैं अचीवर सेल का फायदा उठाने के लिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2026 का प्रीलिम्स देना चाहते हैं, तो ये जो क्रैश कोर्स है जिसके अंदर ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे वो ले सकते हो, या फिर 2027-28 का जो लॉन्ग टर्म बैच है वो भी अवेल कर सकते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो ये फोन नंबर है, यहां पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, एशिया पावर इंडेक्स 2025 ये लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज किया गया जिसमें भारत को पहली बार मेजर पावर का स्टेटस दिया गया। पहले अगर आप देखोगे तो भारत मिडिल पावर में आता था। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा इस चार्ट के थ्रू दिखाता हूं। ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे कंट्रीज को यहां पर रैंकिंग दी गई है। तो इसमें क्या होता है ना, बेसिकली आपको पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंगली जज किया जाता है। अगर आपके पास 70 से ज्यादा पॉइंट्स हैं तो आप सुपर पावर की कैटेगरी में आएंगे, और इसमें अमेरिका और चाइना 2 देश आते हैं, जिसमें अमेरिका को 80 पॉइंट्स मिला हुआ है, चाइना को 73.7 मिला हुआ है। वहीं भारत का अगर आप देखिए यहां पर, तो इकलौता मेजर पावर है। यहां पर आपका जो पॉइंट है वो 40 से ज्यादा होना चाहिए, जिसमें भारत को ही ये मिला हुआ है। फिर उसके बाद जापान, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये बाकी के देश अगर आप देखोगे तो यहां पर मिडिल पावर्स में, इसमें आपका रैंक इस हिसाब से डिसाइड होता है कि क्या आपका 10 से ज्यादा पॉइंट है, 10 to 40 पॉइंट्स के बीच में है तो आप मिडिल पावर में आते हो। और यहीं पर आपको पाकिस्तान भी देखने को मिलेगा जिसके पास पॉइंट है 14.5। और अगर आपके पास 10 से भी कम पॉइंट है तो यहां पर आप माइनर पावर्स में आओगे, जैसे कि आप ये बाकी के देश देख सकते हैं। तो क्या है कि भारत को 3rd रैंक मिला है ग्लोबली। हम सिर्फ अमेरिका और चाइना से पीछे हैं, और मिडिल पावर पहले हमें स्टेटस मिला हुआ था, अब हम अपग्रेड होकर मेजर पावर में आ गए। और ये जो चेंज है ये कहीं ना कहीं भारत की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, इन सब की वजह से हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर का भी इंपॉर्टेंट रोल था, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये कैलकुलेट कैसे होता है। देखो, एशिया पावर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो टोटल 8 मेजर डायमेंशंस होते हैं। ये अगर आप देखोगे तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। एक होता है पावर रिसोर्सेज, जिसके अंदर 3 डायमेंशन है, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटी और फ्यूचर रिसोर्सेज। और दूसरा है आपका पावर इन्फ्लुएंस। इसके अंदर बेसिकली आता है इकोनॉमिक रिलेशनशिप कैसा है आपका दूसरे देशों के साथ, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस कितना है बाकी देशों में, सिक्योरिटी नेटवर्क कैसा है, कल्चरल इन्फ्लुएंस कैसा है, रेजिलियंस, टेक्नोलॉजी कैसी है आपके देश की। तो ये कुल मिलाकर 8 डायमेंशंस होते हैं जिसके बेसिस पर आपको पॉइंट्स मिलता है, और इसी पॉइंट्स के बेसिस पर ये रैंकिंग निकलती है। आई होप कि अब आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि भारत जो मेजर पावर बना है तो हमने इनमें से कौन कौन से डायमेंशंस में अच्छा किया है, किसमें हमारा खराब प्रदर्शन है, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला मिलिट्री कैपेबिलिटी, इसमें बड़ा इजाफा हुआ है। ये अगर आप देखोगे पावर रिसोर्सेज के अंदर ये मिलिट्री कैपेबिलिटी, तो यहां पर भारत बड़ी छलांग लगाया है। स्पेशली क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में ये पता चला है कि भारत की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो कहीं ज्यादा है। मतलब एक तो पहले से सोचा जा रहा था कि हाँ भारत के पास कुछ होगा हमारी, क्योंकि हम पहले बोलते थे ना हमारी ये कैपेबिलिटी है, लेकिन एक्चुअल में जो हमने करके दिखाया, पूरी दुनिया स्तब्ध है। कितना भी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैला दे, ये बात पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की कि भारत के एयर बेस पर भारत के एसेट्स को टारगेट किया जाए, लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था कि खरोच तक नहीं आई। वहीं भारत ने दिखाया कि हमारी मिसाइलें कैसे पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके एयर बेसेस को तबाह कर सकती है। तो जो ऑपरेशन सिंदूर था वो भारत को प्रोवाइड किया हमारा कॉम्बैट एक्सपीरियंस। हमारे पास बहुत सारे वेपन्स तो थे, लेकिन रियल वॉर में हमने काफी समय से वो एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो उसकी वजह से वो एक्सपीरियंस आया। यहां पर जो एक्सपर्ट का परसेप्शन है भारत के रेडीनेस को लेकर वो बदल गया। साथ ही साथ जो क्रेडिबिलिटी है भारत की मिलिट्री पावर की वो यहां पर बढ़ी है, जिसकी वजह से हमारा ये जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसमें बड़ा इजाफा हुआ। और इसी की वजह से आप कह सकते हो कहीं ना कहीं भारत को
थर्ड रैंक मिला है पूरे दुनिया में, हम मेजर पावर की कैटेगरी में आ गए। फिर इसके अलावा हमारी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी भी बढ़ी है। क्या है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ, अभी आपने देखा ही होगा कल ही यहाँ पर भारत का जो Q2 का जीडीपी ग्रोथ है वो 8.2% आया। नाउ इमेजिन, सब लोग ये मानकर चल रहे थे कि 7% होगा, 7.4% मैक्सिमम चला जाएगा, लेकिन 8% से ज़्यादा, ये बहुत सरप्राइजिंग था। तो ये जीडीपी ग्रोथ में लगातार इजाफा होना, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को लेकर सरकार जो स्कीम्स ला रही है उसका एक्सपेंशन होना, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ना हमारे एक्सपोर्ट का, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो ये जो इकोनॉमिक कैपेबिलिटी है, क्योंकि देखो आप कितनी भी कोशिश कर लो, यहाँ पर अगर आप इकोनॉमिकली ग्रो नहीं करोगे तो आप कभी भी मेजर पावर, सुपर पावर की कैटेगरी में नहीं आ पाएंगे। फिर इसके अलावा फ्यूचर रिसोर्सेज, मतलब ये दिखाता है कि भारत आगे आने वाले समय में और कितना पावर एक्वायर कर सकता है। तो एक तो हमारा जो डेमोग्राफिक ट्रेंड है वो काफ़ी फेवरेबल है, एजुकेशन बढ़ रहा है भारत के अंदर, इनोवेशन पोटेंशियल है, इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इससे पता चलता है कि फ्यूचर रिसोर्स में भी भारत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इन सब की वजह से कहीं ना कहीं भारत का रैंक थर्ड आया है। फिर इसके अलावा इकोनॉमिक रिलेशनशिप, मतलब पहली बार भारत ने अपना जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है उसमें इजाफा देखा है। यहाँ पर हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लो है वो बड़े तेजी से बढ़ा है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंटरेस्ट दुनिया भर का भारत के अंदर बढ़ा है। इसके अलावा सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, आपने देखा होगा कोविड के बाद से बहुत सारे कंपनीज के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो चाइना से शिफ्ट होकर भारत की तरफ आए हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल सबसे बड़ा एग्जांपल है। आज के डेट में दुनिया में जितना भी आईफोन यूज कर रहे हैं लोग, उसका 14-15% से ज्यादा भारत में बन रहा है अकेले, जो पहले ऑलमोस्ट निल था। तो ये दिखाता है कि जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो बाकी देशों के साथ भारत की तेजी से बढ़ी है। एंड दैट इज वाई, इन सब कारणों की वजह से इकोनॉमिक रिलेशनशिप, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, फ्यूचर रिसोर्सेज और साथ ही साथ ये जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, इन सब में भारत ने अच्छा किया है। लेकिन किसमें भारत अभी भी पीछे है? एक तो क्या है, पावर गैप। देखो मैं बताता हूं पावर गैप का मतलब क्या है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी कैपेबिलिटी कितनी है और हमारा इन्फ्लुएंस कितना है। इसका एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी कैपेबिलिटी को दिखाया। हमने दिखाया कि हमारी कैपेबिलिटी इकोनॉमिक वे में, मिलिट्री वे में, डेमोग्राफी वे में कितना तेजी से बढ़ा है, हम क्या कुछ कर सकते हैं अपने वेपन्स के साथ। लेकिन इन्फ्लुएंस में अभी भी कहीं ना कहीं भारत पीछे, और यह आपको मानना पड़ेगा। आपने देखा किस तरह से परसेप्शन वॉर, अगर आप देखोगे, मतलब पाकिस्तान झूठ पर झूठ फैलाता रहा, लेकिन शायद हम उसको उतने तेजी से काउंटर नहीं कर पाए। उसमें शायद कहीं ना कहीं पीछे हम रह गए परसेप्शन में। इसके अलावा आपने देखा कि हमारा जो इन्फ्लुएंस है अमेरिका में वो शायद उतना बेहतर नहीं था। इसी की वजह से आप देख रहे होगे ना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने ये एक्सपेक्ट थोड़ी किया था कि पाकिस्तान का जो डिक्टेटर कह लो, जो आसिम मुनीर, ठीक है, जिसको फील्ड मार्शल की भी उपाधि दे दी गई, उसको ट्रंप बुला रहे हैं व्हाइट हाउस में, इस तरह से स्वागत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत को ये चीज अच्छी नहीं लगी। तो ये दिखाता है कि हमारी कैपेबिलिटी तो काफी अच्छी है लेकिन इन्फ्लुएंस कम है। तो ये जो गैप है ना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर इसके अलावा भारत का जो डिफेंस नेटवर्क है, अभी भी हम यहां पर पीछे हैं। हमारा स्ट्रांग जो अलायंस होना चाहिए, फॉर्मल अलायंस, वो शायद बाकी देशों के साथ उतना अच्छा नहीं है। लिमिटेड इंटर ऑपरेबिलिटी है। स्ट्रक्चर्ड जो मिलिट्री कॉपरेशन एग्रीमेंट है दूसरे देशों के साथ, वो अभी तक नहीं हो पाया। जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है लॉन्ग टर्म डिफेंस पार्टनरशिप का, जैसे कमांड फोर्सेज, मतलब बहुत सारी चीजें करनी, हमारे मिलिट्री के अंदर चेंजेस करने हैं, वो अभी तक भारत शायद अच्छे से नहीं कर पाए। बिपिन रावत का काफी बड़ा प्लान था, काफी कुछ करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप सब जानते हैं उनकी मृत्यु हो गई। तो ये सब में अभी तक भारत अच्छा नहीं कर पाया। फिर इसके अलावा हमारा जो सॉफ्ट पावर है उसमें भी अभी हम थोड़ा सा पीछे हैं। जो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, कल्चरल रीच, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भारत पीछे है, जिसकी वजह से हम और तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि खैर जो भी है, कई सारे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लेकिन यहां पर भारत जो मेजर पावर का स्टेटस मिला है, ये कितना मायने रखता है, ये कितना सिग्निफिकेंट है। देखो अगर हम शॉर्ट टर्म इंपैक्ट की बात करें तो नो डाउट इसकी वजह से भारत का जो लिवरेज है वो बढ़ेगा। क्वाड में, G20 में, इंडो पैसिफिक में बाकी देश इस चीज को रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ भारत मेजर पावर का स्टेटस बन गया है। इसकी वजह से भारत की जो जियोपॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है, डिप्लोमैटिक वेटेज है, वो भी उसको बड़ा बूस्ट मिलेगा। फिर अगर हम मीडियम टर्म इंपैक्ट की बात करें, नो डाउट भारत एक स्ट्रॉन्गर बैलेंसर की तरह काम करेगा चाइना के प्रति, क्योंकि बहुत सारे दुनिया के देश भारत को एक ऑल्टरनेटिव की तरह देखते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जो चाइना को काउंटर कर सकता है। फिर इसके अलावा जो अट्रैक्टिवनेस है, इसकी वजह से FDI, सप्लाई चेन रिलोकेशन, ये भी ज़्यादा आएगा भारत के साथ। और भारत का जो इमेज है रिलायबल स्ट्रैटेजिक पार्टनर का, उसको भी मजबूती मिलेगी। तो ये इतना ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि और हमें क्या करना चाहिए, मतलब
भारत को आगे क्या करना चाहिए ताकि हमारा जो रैंकिंग है वो और इम्प्रूव हो, हमारा जो पॉइंट्स हैं अभी तो क्या हम एकदम बॉर्डर पर हैं, 40 पॉइंट है, थोड़ा भी अगर हम पीछे हुए तो वापस से मिडिल पावर के स्टेटस में आ जाएंगे। तो इसको हमें और कैसे ले जाना है, 40 से 50, 50 से 60। तो इसके लिए सबसे पहला है हमारा जो डिफेंस नेटवर्क है उसको मजबूत करना है, और ज़्यादा जॉइंट एक्सरसाइज करना है बाकी देशों के मिलिट्री के साथ, इंटर ऑपरेबिलिटी जो पार्टनर्स हैं उनके साथ करना है, लॉजिस्टिक शेयरिंग एग्रीमेंट हो गया, मिलिट्री कोऑपरेशन हो गया इंडो पैसिफिक में। दूसरा, इकोनॉमिक रिफॉर्म पीछे नहीं रखना है, उसको और सस्टेन करना है ताकि और एफडीआई भारत के अंदर आए, और मैन्युफैक्चरिंग हो, डिजिटल और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा एक्सपैंड हो। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो डिप्लोमेटिक और सॉफ्ट पावर है उसको एनहेंस करने की जरूरत है। जो कल्चरल डिप्लोमेसी होती है ना, उसको और मजबूत करना है। जो लीडरशिप रोल है ग्लोबल बॉडीज में, वहां पर हमें अपना रोल को और बढ़ाना है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो टेक्नोलॉजिकल और ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर स्पेंडिंग करना, अभी भी हम बहुत पीछे हैं इसमें। एजुकेशन, स्किलिंग रिफॉर्म्स, एआई, सेमीकंडक्टर, तो यहाँ पर हमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। फिर इसके अलावा यहाँ पर रीजनल कोऑपरेशन को और इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है। मतलब भारत का जो रोल है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में, हमें वहां पर एक लीडरशिप रोल लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि भारत ये जो मेजर माइलस्टोन अचीव किया, ये कोई छोटी बात नहीं है, मेजर पावर के कैटेगरी में आए हैं, तो डेफिनेटली एक बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन अभी भी बहुत सारे गैप्स हैं जिसको फुलफिल करने की जरूरत है, और ये जो रैंकिंग है वो दिखाता है भारत का जो राइज है उसको रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन साथ ही साथ एक रोड मैप है कि आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा ये जो एशिया पावर इंडेक्स है ये कितना मायने रखता है, क्यों भारत को 3rd रैंक मिला। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विथ रेफरेंस टू इंडियाज मिलिट्री कैपेबिलिटी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट, द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, क्या ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर किया जाता है? और क्या अंडमान एंड निकोबार कमांड ये भारत का इकलौता ट्राई सर्विस कमांड है? ये दोनों स्टेटमेंट में आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, गलत है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हर एक बैच अवेलेबल है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कल लास्ट डेट है, अगर आप इस सेल का फायदा उठाना चाहते हो, यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा क्रैश कोर्स चाहते हैं ताकि आपका प्रीलिम्स क्रैक हो सके, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।